हेलो स्टूडेंट, इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ और कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा था। ठीक है, आज हम फंडामेंटल फोर्सेस की बात करेंगे। तो फंडामेंटल फोर्स, नेचर में हमारे पास यहाँ पे चार टाइप के फंडामेंटल फोर्स होते हैं। फर्स्ट हो गया हमारे पास यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स। सेकंड हमारे पास होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। थर्ड होता है हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स। और फोर्थ होता है हमारे पास यहाँ पे वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, अब ग्रेविटेशन फोर्स हमारे पास क्या होता है, एक अट्रैक्शन फोर्स होगा। यूनिवर्स में किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो हमारे पास क्या होगा, ग्रेविटेशन फोर्स होगा। ठीक है, यानी ये हो गया हमारे पास यहाँ पे, इट इज द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स। यूनिवर्स में किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, ग्रेविटेशन फोर्स कहलाता है। ऑलरेडी आप लोग ये जो है ग्रेविटेशन के अंदर पढ़ चुके हैं। ठीक है, और ग्रेविटेशन फोर्स का हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला जो होगा F इक्वल टू होता है Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर, यानी ये ऑब्जेक्ट के मासेस के कारण से लगता है। ठीक है, G यहाँ पर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। ठीक है, और G की वैल्यू होती है हमारे पास यहाँ पे 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन हमारे पास हो जाएगा kg स्क्वायर। ये हमारे पास हो गया ग्रेविटेशन फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है ये हमारे पास चार्ज के इंटरेक्शन के कारण से लगता है। ठीक है, यानी हमारे पास यहाँ पे चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेंगे या रिपल करेंगे। तो इसके अट्रैक्शन, दैट मीन्स चार्ज के इंटरेक्शन के कारण से जो फोर्स हमारे पास लग रहा है वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ये फोर्स हो गया हमारे पास यहाँ पे ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ चार्ज। ये जो फोर्स होता है हमारे पास यहाँ पे, इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। ठीक है, थर्ड, यदि हम यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ से इसका फॉर्मूला लिखें तो ये होता है K(Q1Q2) अपॉन r स्क्वायर। K यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कहलाता है, और जब चार्ज वैक्यूम में या एयर में रखे होते हैं तो इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। चार्ज जब वैक्यूम में या फिर हमारे पास एयर में रखे होंगे तभी हमारे पास यहाँ पे K की वैल्यू ये लेनी है। ठीक है, मीडियम में हमारे पास यहाँ पे K की वैल्यू चेंज होगी। दैट मीन्स हमारे पास क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये हमारे पास यहाँ पे नेचर पर भी डिपेंड करेगा, मीडियम के नेचर पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, अब न्यूक्लियर फोर्स की बात करते हैं हम यहाँ पर कि न्यूक्लियस के अंदर जो होता है हमारे पास यहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और एक्सटर्नल ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग प्रोटॉन या तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो प्रोटॉन न्यूक्लियस से बाहर आ जाना चाहिए, या इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अपने पास यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर चल जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, यानी हमारे पास क्या होता है, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर ही रहता है और इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करता है। तो यानी इसका मतलब इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस में बांधे रखने के लिए एक फोर्स रिक्वायर्ड होता है, और उस फोर्स को हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो न्यूक्लियर फोर्स क्या हुआ हमारे पास यहाँ पे कि न्यूक्लियन को न्यूक्लियस के अंदर बांधे रखने वाला फोर्स, ये क्या कहलाएगा हमारे पास यहाँ पे, न्यूक्लियर फोर्स कहलाएगा। ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास हो गया न्यूक्लियर फोर्स, द फोर्स which bound proton and neutron in nucleus, ये कहलाता है हमारे पास यहाँ पे इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स।
फोर्थ होता है हमारे पास यहाँ पे वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में लगता है ये, ठीक है, ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में लगता है। और कब लगेगा हमारे पास यहाँ पे, जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो या न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अंदर कन्वर्ट होता है, उस केस में हमारे पास यहाँ पे ये वीक न्यूक्लियर फोर्स हमारे पास यहाँ पे अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। यानी ये एलिमेंट्री पार्टिकल के बीच में लगेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा हो या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा हो, उसी केस में हमारे पास क्या होगा, ये वीक न्यूक्लियर फोर्स लगेगा। अब यदि हम इनका रेशियो देखते हैं तो सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर उसके बाद ग्रेविटेशन फोर्स और उसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्स। सॉरी, हमारे पास यहाँ पे यदि इनका रेशियो देखते हैं तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो होता है हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स होगा, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा, फिर हमारे पास यहाँ पे वीक न्यूक्लियर फोर्स होगा और लास्ट में हमारे पास यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स होगा। यानी इनका यदि हम रेशियो लिखें तो एफ न्यूक्लियर, एफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, ये हमारे पास हो गया एफ वीक फोर्स और ये हमारे पास हुआ एफ ग्रेविटेशन फोर्स। तो ये इस रेशियो में होता है और 10 की पावर -38, ये हमारे पास इनका रेशियो होता है, ठीक है। यानी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो होता है हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर वीक फोर्स और फिर होगा हमारे पास यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स होता है, ठीक है। अब कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करते हैं हम यहाँ पर कि कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है। कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स नाम से दिख रहा है, ठीक है। जिस फोर्स में दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे वो कांटेक्ट फोर्स कहलाएगा, ठीक है। जैसे मैंने क्या करा, इसको यहाँ पर पुश करा, यानी यहाँ पर मैंने फोर्स एक्सर्ट करा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा जो हैंड है इसके अपने पास यहाँ पे इस बोर्ड के कांटेक्ट में है तो ये कांटेक्ट फोर्स हुआ, ठीक है। मैंने क्या करा, अपने पास यहाँ पे बॉल को हिट करा, यानी फुटबॉल जो है फुटबॉल को हिट करा, तो फुटबॉल और हमारे पास यहाँ पे मेरी जो लेग है वो कांटेक्ट में आई। तो जिस फोर्स में हमारे पास ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में होते हैं वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, कांटेक्ट फोर्स। और जिसमें ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में नहीं होंगे, ठीक है, वो हमारे पास कहलाता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। जैसे अभी हमने पढ़ा ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। यहां पर ये दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं और इनके बीच की सेपरेशन डिस्टेंस हमारे पास r है, ठीक है। तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है। तो ऐसे टाइप के फोर्स को हम क्या कहते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे, जिसमें ऑब्जेक्ट हमारे पास कांटेक्ट में होंगे वो फोर्स क्या कहलाएगा, कांटेक्ट फोर्स। और जिस फोर्स में हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट कांटेक्ट के अंदर नहीं होंगे वो क्या कहलाएंगे हमारे पास यहाँ पे, नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स की बात करते हैं यहाँ पर, कांटेक्ट फोर्स, द फोर्स इन विच two objects are in contact, ठीक है, is called contact force। और सेकंड हो गया हमारे पास यहाँ पे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये हो गया हमारे पास यहाँ पे द फोर्स इन विच two objects are not in contact, two objects are not in contact, is called non contact force। ठीक है। अब हम यहां पर क्या करते हैं, कांटेक्ट फोर्स के हम यहां पर बहुत सारे एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट होता है हमारे पास यहाँ पे नॉर्मल। कांटेक्ट फोर्स का हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है ये, यानी हमारे पास हो गया इट इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट
परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, यानी हमारे पास यहाँ पे ये टेबल है और इस टेबल के हमारे पास यहाँ पे 4 लेग है। फर्स्ट लेग हो गई, ये सेकंड लेग हो गई, ये थर्ड लेग हो गई और ये फोर्थ लेग हो गई हमारे पास। ठीक है, तो ये जो है अर्थ यानी ये कॉन्टैक्ट सरफेस जो है एक दूसरे को कितने स्ट्रांगली हमारे पास यहाँ पे क्या करते हैं, पुश करते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे ये नॉर्मल फोर्स मेजर करेगा। यानी यहाँ पे इसने टेबल की लेग ने जो हमारे पास यहाँ पे अर्थ के ऊपर ये अर्थ हो गई हमारे पास यहाँ पे, अर्थ के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट करा, ठीक है, नॉर्मल फोर्स जो एक्सर्ट करा वो इस तरीके से हो गई हमारे पास यहाँ पे, ये N1 हो गया, ठीक है, ये N2 हो गया हमारे पास, ये N3 हो गया, ये हमारे पास यहाँ पे ये N4 हो गया। ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास यहाँ पे टेंशन। ये हमने क्या करा, यहां पर एक ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग के थ्रू हमने यहां पर ये सस्पेंडेड कर दिया। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को जब सस्पेंडेड करेंगे तो ये पुलिंग फोर्स के कारण से ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग किसके अंदर आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पे टेंशन के में आ जाएगी। ठीक है, यानी ये ऑब्जेक्ट इस स्ट्रिंग को खींच रहा है, तो पुलिंग फोर्स के कारण से इस स्ट्रिंग में हमारे पास क्या हुआ, स्ट्रिंग जो है हमारे पास यहाँ पे टेंशन के अंदर आ गई है। ठीक है, टेंशन की डायरेक्शन हमारे पास ऑब्जेक्ट से अवे होगी, यानी ऑब्जेक्ट इधर है तो इधर होगा, यहाँ पे बात करें तो इस तरीके से होगी हमारे पास। थर्ड होता है हमारे पास यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स। थर्ड होता है हमारे पास यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, देखिए जब हम यहां पर ये स्प्रिंग को हमने न तो कंप्रेस करा ना ही स्ट्रेच करा, तो ये जो हमारे पास यहाँ पे स्प्रिंग की लेंथ होती है, इस लेंथ को हम कहते हैं यहाँ पर नेचुरल लेंथ। ये हो गई हमारे पास यहाँ पे नेचुरल लेंथ। अब स्प्रिंग को मैंने यहां पर क्या कर दिया, ये यहां पे स्प्रिंग को मैंने खींचा, ये कंप्रेस करा, तो नेचुरल लेंथ से हमारे पास यहां पे इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, तो स्प्रिंग के अंदर हमारे पास क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है, उसके कारण से वापस ये अपनी नेचुरल लेंथ को गेन करने की कोशिश करेगी। यानी जब हम यहां से स्प्रिंग यहां से छोड़ेंगे तो ये स्प्रिंग वापस अपनी नेचुरल लेंथ में आ जाएगी। ठीक है, यानी इसका मतलब हुआ कि इधर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा जो क्या कर रहा है, इस स्प्रिंग को वापस अपनी नेचुरल पोजीशन में लाने की कोशिश कर रहा होगा, और यही फोर्स हमारे पास क्या कहलाता है, स्प्रिंग फोर्स कहलाता है। ये स्प्रिंग फोर्स जो होता है ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट के होगा, और इसकी जो डायरेक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में होती है। यानी माइनस का साइन यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है कि स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा है हमारे पास, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में। यानी हमने इधर खींचा तो स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। अब प्रोपोर्शनली सिंबल को हटा दें हम, यहाँ पर प्रोपोर्शनली सिंबल को हटा देंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, और वो हो गया हमारे पास यहाँ पे के यहाँ पर हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है। के हमारे पास क्या हो गया, ये स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया। अगला हमारे पास होता है फ्रिक्शन फोर्स। देखिए फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की सरफेस पर हमारे पास यहाँ पे मूव करता है, स्लाइड करता है या रोलिंग करता है, तो उसकी रिलेटिव मोशन या करने वाला होता है, ठीक है, करता है या हमारे पास यहाँ पे करने वाला होता है, तो उसकी रिलेटिव मोशन का अपोज करने वाला जो फोर्स होता है वो फोर्स हमारे पास क्या कहलाता है, फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है। ठीक है, यानी फ्रिक्शन फोर्स जो होता है, फ्रिक्शन फोर्स की यदि हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गई हमारे पास, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ये हो गई हमारे पास यहाँ पे इन द अपोजिट डायरेक्शन, in the opposite direction of relative motion। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स के यदि हम कॉज की बात करें कि किस कारण से आता है हमारे पास यहाँ पे, तो दो रीजन हो सकते हैं हमारे पास यहाँ पे। फर्स्ट होता है ड्यू टू अधेसिव,
और कोहेसिव फोर्स, और सेकंड होता है हमारे पास यहाँ पे ड्यू टू इंटरलॉकिंग। ठीक है, अधेसिव और कोहेसिव फोर्स की बात करें, अधेसिव और कोहेसिव फोर्स में हमारे पास क्या होगा कि जब दो ऑब्जेक्ट को हमने कांटेक्ट में रखा, यानी हमारे पास यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट होगा और दूसरा ये ऑब्जेक्ट हुआ, तो जब दो ऑब्जेक्ट को हम कांटेक्ट में रखेंगे तो इनके जो एटम्स है ये एटम्स क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब ये हमारे पास यहाँ पे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये हमारे पास एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो फोर्स कहलाते हैं हमारे पास यहाँ पे एटॉमिक अट्रैक्शन, या एटॉमिक अट्रैक्शन जो फोर्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, कोहेसिव या अधेसिव फोर्स कहलाता है। ठीक है, यानी हमारे पास इन दोनों के एटम के बीच में हमारे पास क्या लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, और इन अट्रैक्शन फोर्स को हम क्या कहते हैं, कोहेसिव या अधेसिव फोर्स कहेंगे। जब एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट की सरफेस पर हम स्लाइड कराएंगे या मूव कराएंगे, ठीक है, तो उस केस में ये जो हमारे पास होगा ये क्या होना चाहिए, ये बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए, तभी ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट की सरफेस पे क्या करेगा, मूव कर पाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये जो अट्रैक्शन फोर्स है, ये अट्रैक्शन फोर्स क्या कर रहा है, इसकी मोशन का अपोज कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट रीजन हो गया ड्यू टू कोहेसिव और अधेसिव फोर्स। सेकंड हमारे पास हो गया ड्यू टू इंटरलॉकिंग। कोई भी सरफेस जो होती है परफेक्ट स्फेरिकल नहीं होती है, सॉरी परफेक्ट स्मूथ नहीं होगी, उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से हिल्स और वैली होगी। ठीक है, अब दो हमारे पास यहाँ पे दो सरफेस को हम कांटेक्ट में रखेंगे तो इनकी हिल्स और वैली एक दूसरे को क्या कर देगी, ये इंटरलॉक कर देगी। ठीक है, यानी इनको हमारे पास यहाँ पे इंटरलॉक कर दिया। अब इसको मैं इसके ऊपर स्लाइड कराऊं या मूव कराता हूं तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, ये इंटरलॉकिंग क्या होनी चाहिए, हमारे पास यहाँ पे ब्रेक होनी चाहिए। ठीक है, जब तक ये इंटरलॉकिंग ब्रेक नहीं होगी ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइड या मूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन हमारे पास किसके कारण से आता है, ड्यू टू अधेसिव और कोहेसिव फोर्स, और सेकंड होता है हमारे पास यहाँ पे ड्यू टू इंटरलॉकिंग। ठीक है, अब फ्रिक्शन के टाइप्स भी देख लेते हैं हम यहाँ पर, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। दो टाइप के फ्रिक्शन होते हैं हमारे पास यहाँ पे, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, एक और हम ले लेते हैं यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, यानी ये एक तरीके से स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ही होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। और हमारे पास यहाँ पे तीसरा जो होता है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स जो होता है ये हमारे पास यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का ही एक अपने पास यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होती है ये। ठीक है, अब इन तीनों को समझने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट हुआ, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने यहाँ पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो भी ये ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, अपनी पोजीशन में कोई चेंज नहीं करा, दैट मीन्स ये रेस्ट के अंदर ही रहा। ठीक है, मैंने तो यहां से फोर्स लगाया लेकिन ये ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या हुआ, अपनी पोजीशन से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करी, दैट मीन्स रेस्ट के अंदर ही रहा। तो यानी इसका मतलब इस फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा और वो फोर्स हमारे पास कौन सा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अब यदि हम यहां पे बात करते हैं कि अब 8 न्यूटन का फोर्स लगा दिया मैंने, ये 8 न्यूटन का फोर्स लगाया तो अभी ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे मूव नहीं कर रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब जो 8 न्यूटन लगाया है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा जो इसकी मोशन का अपोज कर रहा होगा, दैट मीन्स ये जो ऑब्जेक्ट है ये रेस्ट के अंदर ही रहेगा। ठीक है, यानी यहाँ पर ये 8 न्यूटन ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हो रहा है, जब हमने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया था तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 5 न्यूटन थी। ठीक है, 8 न्यूटन का लगाया तो उस केस में हमारे पास यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई, 8 न्यूटन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग होता है, यानी सेल्फ एडजस्ट हो जाता है ये। ठीक है, अब जैसे ही मैंने यहाँ पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या हुआ, मोशन की स्टेट में आ गया। ठीक है, यानी आने वाला है, आने का मतलब यहां पर क्या हुआ, स्टेट में आने वाला है। ठीक है, यानी हमारे पास यहाँ पे मोशन की स्टेट में आने वाला है। ठीक है, तो मोशन की स्टेट में आने वाला है तो ये जो होता है ये हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है और इसी को हम कहते हैं यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, इसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पर फोर्स अप्लाई करूँगा
तो उस केस में क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर आ जाएगा, और जब ऑब्जेक्ट मोशन में आता है तो फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या कहलाता है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या हुआ हमारे पास यहाँ पे कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट के अंदर होगा तो फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। लिमिटिंग क्या हुआ हमारे पास यहाँ पे कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या हुआ कि जब ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर आएगा तो उस केस में फ्रिक्शन की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास क्या कहलाती है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, यदि हम अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स के बीच में ग्राफ प्लॉट करें, ठीक है, तो ये ग्राफ इस तरीके से आता है हमारे पास यहाँ पे। अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो ये ग्राफ इस तरीके से आता है। ठीक है, पहले मैंने बताया कि जैसे जैसे हम यहाँ पर फोर्स की वैल्यू बढ़ाएंगे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी बढ़ेगी, फिर मैक्सिमम वैल्यू आएगी, उसके बाद ये हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट हो गई। तो ये जो है हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स हो गया। ये हमारे पास यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स हो गया, ये लिमिटिंग, और ये हमारे पास हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। अब तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की बात करें तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो होता है ये हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट अपने पास यहाँ पे डज नॉट डिपेंड्स ऑन कॉन्टैक्ट एरिया। कॉन्टैक्ट एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है ये कि सरफेस स्मूथ है या रफ है। तो हमारे पास हो गया डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस। और थर्ड होता है हमारे पास यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। यानी ये हो गया हमारे पास यहाँ पे एफ एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। इसको हटाएंगे, कांस्टेंट आता है, वो होता है म्यू एस एन। ठीक है, म्यू एस यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है। ठीक है, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी, यहां पर लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स होगा। ठीक है, अब थर्ड हम बात करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ये भी हमारे पास एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन एरिया। डज नॉट डिपेंड्स ऑन एरिया। ठीक है, सेकंड हमारे पास होगा डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस। डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस। थर्ड हमारे पास होता है कि डज नॉट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। डज नॉट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, और ये भी हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये हो गया हमारे पास यहाँ पे इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। यानी ये हो गया हमारे पास यहाँ पे एफ काइनेटिक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, और एफ के इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा म्यू के इंटू एन। म्यू के यहाँ पर हमारे पास क्या कहलाता है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। म्यू के हमारे पास हो गया, म्यू के हमारे पास क्या हुआ,
ये हो जाएगा म्यू के इस कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि व्हाट इज कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, कंजर्वेटिव का मतलब हो गया हमारे पास यहाँ पे कि इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहां से यहां तक मूव कराया। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहां से यहां तक मूव कराया, या फिर इस ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसे मूव कराया, इधर ले गया, फिर यहां पे ले गया, सेम हाइट तक लेकर गया मैं यहां पर। ठीक है, यानी ये हाइट हमारे पास यहाँ पे सेम है, ये हाइट और ये हाइट हमारे पास सेम है। तो वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन बाय द फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन द सरफेस। ठीक है, डज नॉट डिपेंड्स, सॉरी, वर्क डन बाय द फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ। तो हमारे पास इस केस में जो फोर्स कहलाता है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा हमारे पास यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स। यानी इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो हमारे पास वर्क डन हो रहा है, फोर्स ने जो वर्क डन करा, वो वर्क डन इस पाथ पे डिपेंड नहीं करे, तो हमारे पास यहाँ पे जो फोर्स कहलाता है वो क्या कहलाएगा हमारे पास यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स। और यदि पाथ पर डिपेंड कर रहा है तो हमारे पास क्या कहलाएगा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, यानी इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ से यहाँ तक लेकर गया, ठीक है, इस पास से लेकर गया या इस पास से लेकर जाऊं, ठीक है, तो वर्क डन जो हमारे पास फोर्स ने करा है वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो हमारे पास कंजर्वेटिव होगा, और पाथ पे डिपेंड कर रहा है तो हमारे पास क्या होगा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा। सेकंड हमारे पास होता है कि इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहां से यहां तक लेकर गया, ठीक है, वापस यहां से यहां तक लेकर आया, तो क्लोज लूप की बात करें या क्लोज्ड पाथ की बात करें, तो क्लोज्ड पाथ के अंदर यदि हमारे पास वर्क डन 0 हो रहा है तो वो फोर्स कंजर्वेटिव कहलाएगा, और यदि नहीं हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पाथ पे डिपेंड करेगा, और क्लोज पाथ के अंदर जो क्लोज लूप होता है उसके अंदर हमारे पास वर्क डन कितना होता है 0 होता है। नॉन कंजर्वेटिव के अंदर जो हमारे पास वर्क डन होता है वो पाथ पर डिपेंड करेगा, और क्लोज पाथ के अंदर या क्लोज लूप के अंदर इसका वर्क डन 0 नहीं होगा। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर लेते हैं यहां पर, इसको हम डिफरेंशिएट के रूप में पढ़ लेते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स, इधर हमारे पास हो गया नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, ये हो गया हमारे पास यहां पे इफ वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन बाय द फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ, does not depends on the path, then force is called conservative force. ठीक है, और इफ वर्क डन बाय द, सेकंड हमारे पास हो जाएगा कि इफ वर्क डन बाय द, इसके नॉन कंजर्वेटिव की बात करें, if work done by the force depends on the path, then force is called non-conservative force. Force is called non-conservative force.
ठीक है। सेकंड अभी मैंने बताया कि क्लोज लूप के अंदर वर्क डन 0 हो तो कंजर्वेटिव और नहीं हो तो हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव। वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन बाय द फोर्स इन क्लोज लूप is 0, then force is called conservative force. Force is called conservative force. ठीक है, यहां पे हमारे पास हो जाएगा कि वर्क डन बाय द फोर्स इन closed loop is not 0, then force is called non-conservative. Then force is called non-conservative. ठीक है। और एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे कंजर्वेटिव का जो एग्जाम्पल है वो हमारे पास हो जाएगा ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं हम यहाँ पे कि कंजर्वेटिव फोर्स का हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव का बेस्ट एग्जांपल हमारे पास हो गया फ्रिक्शन फोर्स। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे हम। ठीक है, ओके, थैंक यू।